हेलो क्लास 12, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब, वी आर ऑन द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया, बस कुछ छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बचे हैं। लेकिन हाँ, ये जितने छोटे हैं उतने ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा होता है जो चीज़ हमें बहुत छोटी दिखती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली। और ये जो आज आप इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो आपके एमसीक्यूज के रिस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो टर्मिनोलॉजीज हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले तो सीड को रिलेटेड लेकर ही बात करेंगे। उस सीड को लेकर जो हम बात करने वाले हैं वो है किसकी, पॉली एम्ब्रियोनी। यूजुअली क्या होता है, सीड्स के अंदर एक ही एम्ब्रियो प्रेजेंट है, लेकिन इफ by any chance that seed contains more than one embryo, that is known as polyembryony। देखो नाम में ही लिखा हुआ है, poly means many and embryony means embryo। So if a seed contains more than one embryo, अगर आप चैनल पर रेगुलरली विजिट करते हैं और बायोलॉजी की वीडियोस को देखते हैं तो आपको ये सिंबल अभी तक समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं भी आया है तो याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं वीडियोस में इंक्लूड करती हूँ ताकि आपको याद रहे। अब मोर देन वन, MORETHA एंड मोर देन वन तो सब जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन हाँ, ये ऐसी साइन की तरह से आप ले सकते हो जिसमें आपको याद रह जाएगा। ये आपके माइंड पर हमेशा ही वो इम्प्रेशन डाल के रखेगा कि पॉली एम्ब्रियोनी का क्या थी जब आप इस वीडियो को वॉच करोगे तब। ठीक, अब देखो पॉली एम्ब्रियोनी के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, या फिर ये पॉली एम्ब्रियोनी क्यों हुई उस टाइप के हिसाब से आप इसको क्लासिफाई करते हो कुछ टाइप्स में। जैसे कि सबसे पहला आता है हमारा सिंपल पॉली एम्ब्रायोनी। सिंपल का मतलब है बिल्कुल सीधे सीधे है, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो सैक। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रायो सैक, तो इसको हम बोलते हैं सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी। कुछ ज़्यादा टिपिकल चीज़ें नहीं हैं, बस आपको यही ध्यान रखना है। एग्जाम्पल आता है इस केस में, हम एग्जाम्पल्स हमेशा ही अपने रेड से लिखते आए हैं, तो यहाँ पर भी मैं वही करूँगी ताकि आपको वही चीज़ आपको याद रहेगा, बस इसलिए। फॉर एग्जाम्पल ब्रासिका, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है जिसमें है सिंपल पॉली एम्ब्रायोनी का केस। अब देखो जरा दूसरा आएगा मिक्स्ड पॉली एम्ब्रायोनी। अब ये मिक्स्ड, इसका नाम क्यों रखा, अगर आप ये समझने की कोशिश करोगे तो ये किस टाइप, क्यों, मतलब इसका टाइप जो है वो कैसे क्लासिफाई होता है वो भी समझ में आएगा। तो मिक्स इसका नाम इसलिए रखा है क्योंकि मोर देन वन पोलन ट्यूब एंटर्स इनटू द एम्ब्रायो सैक। यूजुअली हमने पढ़ा है कि एम्ब्रियो सैक में एक ही पोलन ट्यूब जर्मिनेट होता है और वो नीचे तक पहुंचता है ताकि आप क्या कर पाओ उसके साथ, उसका फ्यूजन हो पाए एम्ब्रियो सैक का। ठीक है, लेकिन इस मिक्स्ड पॉली एम्ब्रायोनी में क्या होगा, मोर देन वन पोलन ट्यूब एंटर्स इनटू द एम्ब्रियो सैक, तो इसीलिए इसको हमने बोला है मिक्स्ड। अगर आप इसका एग्जाम्पल लेकर बात करोगे तो क्या होगा, उल्मस एक प्लांट है, साइंटिफिक नेम है एक प्लांट का, वहाँ पर ये मिक्स्ड पॉली एम्ब्रियोनी होती है। और मिक्स में जब पोलन ट्यूब, एक से ज़्यादा पोलन ट्यूब एंटर कर रहा है तो क्या होगा, इस एंट्री की वजह से ये साइनर्जिड या फिर एंटीपोडल्स के साथ फर्टिलाइज करेगा और हमें देगा मोर देन वन एम्ब्रियो सैक। इसी बेसिस पर इसका होता है क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो मिक्स्ड ये हो गई। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा क्लीवेज। अब देखो क्लीवेज तो वैसे भी नाम से समझ में आ रहा होगा कि इसको हमने क्लीवेज क्यों बोला। एक एम्ब्रियो सैक स्प्लिट होकर जब हमें ज़्यादा एम्ब्रियो देगा तब हम उसको बोलेंगे क्लीवेज पॉली एम्ब्रायोनी। फिर से क्लीवेज में आएगा स्प्लिटिंग। किसकी स्प्लिटिंग होने वाली है, एम्ब्रियो सैक की, क्योंकि तभी हमें एम्ब्रियो मिलेंगे। तो जब एम्ब्रियो सैक स्प्लिटिंग की वजह से, एक एम्ब्रियो सैक की स्प्लिटिंग की वजह से हमें बहुत सारे एम्ब्रियो मिलेंगे, तब उस तरीके की पॉली एम्ब्रियोनी को हम बोलेंगे क्लीवेज पॉली एम्ब्रायोनी। ठीक है, एग्जाम्पल निकोशियाना।
साइंटिफिक नेम है, इसीलिए मैं इसको अंडरलाइन कर रही हूँ, फर्स्ट वाले में रह गया, वो भी करना चाहिए हमको, है ना। ठीक, ये हो गई क्लीवेज पॉलीएम्ब्रायोनी। इसके बाद जो हमारी लास्ट में आती है वो आती है, सॉरी जब लास्ट है तो ये होगा, तो आएगी एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रायोनी। देखो सिंपल में बिल्कुल सिंपल प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो सैक, मिक्स्ड में पॉलन ट्यूब एंटर किया जिसकी वजह से वो साइनर्जिड या फिर एंटीपोडल्स के साथ फ्यूज कर गया। क्लीवेज में एम्ब्रियो का या फिर एम्ब्रियो सैक का स्प्लिटिंग हो गया जिसकी वजह से हमें एक से ज़्यादा एम्ब्रियो मिले। अब एडवेंटिव में क्या होगा, हमारा जो डिप्लॉइड, अब ये मैं नहीं बताऊंगी यहाँ पर कि ये डिप्लॉइड न्यूसेलर सेल क्यों लिखा है, डिप्लॉइड न्यूसेलर सेल या फिर उसके अलावा हमारा इंटेग्यूमेंट्स, जब ये भी एम्ब्रियो को फॉर्मेशन करने में, एम्ब्रियो को फॉर्म करने में हमारी मदद करते हैं और उसकी वजह से हमें एक से ज़्यादा एम्ब्रियो मिले, तब हम उसको बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रायोनी। और ये एडवेंटिव पॉली एम्ब्रायोनी, सॉरी, और इसका जो सबसे मेन एग्जाम्पल है वो है, अब आपको नाम देख के ही समझ में आ जाएगा और आजकल तो इसका सीजन भी चल रहा है तो और अच्छे से ध्यान में आएगा, मैग्नीफेरा, मैंगो। मैंगो का जो एग्जाम्पल है वो इस एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रायोनी का ही है। मैंगो के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं और ये होते हैं डिप्लॉयड न्यूसेलर सेल की वजह से या फिर इंटेग्यूमेंट्स की वजह से जो एम्ब्रियो को फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। तो ये तो हो गया एक छोटा सा टॉपिक पॉलीएम्ब्रायोनी का। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक बचता है इस चैप्टर में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, वो है एपोमिक्सिस या फिर एगैमोस्पर्मी। ऑल्दो हम इसके बारे में पहले भी अपने लेक्चर्स में डिस्कशन कर चुके हैं, बट हाँ एक बार और मैं फिर से याद दिला देती हूँ। जैसा कि हमने पार्थिनोकार्पी पढ़ा था, पार्थिनोकार्पी क्या था, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये एपोमिक्सिस थोड़ा सा अलग है। ये क्या है, इट इज द डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये विदाउट मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा है, आपको आपके एग्जाम्स में अगर आता है तो ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। तो एपोमिक्सिस और एगैमोस्पर्मी इज द डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये जो सीड इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो पार्थिनोकार्पी है वो है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, लेकिन एगैमोस्पर्मी है डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब देखते हैं इसका इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस जो स्पेशली एग्रीकल्चरलिस्ट या फिर हॉर्टिकल्चरलिस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, वो ये होता है कि इस एपोमिक्सिस का जो मेन थीम है वो आता है हाइब्रिड सीड्स को प्रोड्यूस करने में। देखो हम सबको पता है कि इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, ठीक, और इस एग्रीकल्चरल कंट्री में जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसका परसेंटेज डे बाय डे डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन। वी ऑल आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट और हमें इस सच्चाई को अनदेखा भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो क्या हुआ है, हाइब्रिड सीड्स के प्रोडक्शन की वजह से ऑल्दो इस रेवोल्यूशन आया है थोड़ा फूड के प्रोडक्शन में, लेकिन फार्मर्स के लिए ये अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर हर सीजन में इन हाइब्रिड सीड्स को प्रोड्यूस करना हमारे लैब्स में या फिर हमारे उसके अंदर टिश्यू ट्यूब्स के अंदर जो भी हमारे टेस्ट ट्यूब्स हैं उसके अंदर थोड़ा कॉस्टली प्रोसेस होता है। तो फार्मर्स हर बार इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो ये हाइब्रिड सीड्स को हर बार मार्केट से खरीदें और फिर उनकी जो खेती है या फिर उनसे जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो करें। तो क्या होगा, अगर इन हाइब्रिड सीड्स को इस एपोमिक्सिस क्राइटेरिया के थ्रू बना दिया जाएगा तो क्या होगा, इस हाइब्रिड सीड को हर बार फार्मर को नया नहीं खरीदना पड़ेगा, एक ही सीड को यूज़ करके या फिर उसको प्रिजर्व करके वो हर बार कम से कम 3 से 4 जनरेशन तक अपनी जो प्रोडक्शन है वो कर सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम इस हाइब्रिड सीड में इस एपोमिक्सिस वाली टर्मिनोलॉजी का या इस एपोमिक्सिस वाली जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ कर पाएँ और अपने फार्मर्स को उससे बेनिफिट कर पाएँ। तो ये है एपोमिक्सिस का एक कमर्शियल यूज़ जो ऐसे यूज़ होना चाहिए,
ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नाउ वी हैव कंप्लीटली फिनिश्ड दिस पर्टिकुलर चैप्टर दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू दैट, बिकॉज द नेक्स्ट लेक्चर विल बी बेस्ड ऑन द क्वेश्चन आयर, और वो क्वेश्चन आयर आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स की तरफ प्रिपेयर करने में, ईदर इट बी बोर्ड और ईदर इट इज द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, दोनों के ही क्वेश्चंस लेकर आने वाली हूँ मैं चैनल के ऊपर ही। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए ताकि आपके वो वाले सेशंस भी मिस ना हो। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है चैप्टर में कहीं पर भी तो यू कैन गेट अस or you can get your doubts clear either through the email or through the phone or in the comment section below the video. We are available each and everywhere. Maximum 4 to 5 hours you will get your doubts cleared, right? So this is all about this chapter. I hope कि सबको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन आयर्स के साथ। That's all. Thank you. Bye bye. Take care.